सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्य सचिवों का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन आज। 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को दिया जाएगा बढ़ावा। फडणवीस सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार आज। रिजल्ट आने के 21 दिन बाद नागपुर में होगा शपथ ग्रहण। 30 से 32 मंत्री ले सकते हैं शपथ। एक देश एक चुनाव बिल कल पेश करेगी मोदी सरकार। कानून मंत्री पेश करेंगे बिल। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने वाला भी आ सकता है बिल। किसानों ने शंभू बॉर्डर से दिल्ली मार्च टाला। 16 दिसंबर को ट्रैक्टर मार्च, 18 को रोकेंगे ट्रेन। सीएम उमर का बयान। एलजी संग पावर शेयर करना विनाश की रेसिपी। डबल पावर सेंटर सिस्टम कभी काम नहीं करेगा। एमपी सहित 9 राज्यों में कोल्ड वेव का अलर्ट। यूपी में दिसंबर में शीतलहर के 10 दिन बढ़े। राजस्थान में 4 दिन से माइनस में टेम्परेचर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्य सचिवों का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन आज। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य सचिवों के सम्मेलन की अध्यक्षता करते नजर आएंगे। 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां केंद्र राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। साझेदारी को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस कार्यक्रम से जुड़ी और क्या कुछ जानकारी दर्शकों को बताएं अखिलेश जी। दिल्ली में प्रमुख सचिव लेवल, मुख्य सचिव लेवल के अधिकारियों की बैठक, यानी कह सकते हैं कि अंतर्राज्यीय सम्मेलन आज दिल्ली में आयोजित हो रहा है। आज इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी और यह 2 दिनों तक चलेगा। मुख्य सचिवों की बैठक में होने वाली बैठक का एजेंडे के तौर पर देखा जाए तो कहा गया है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच अधिकारियों को तालमेल होना चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में तालमेल होना चाहिए। इस तालमेल को अच्छी तरह से कैसे बढ़ाया जा सकता है। केंद्र सरकार की योजनाएं जो विकास परक है, जनता के हित में है, उनको समुचित तरीके से पहुंचाना, धरातल उतारना काम अधिकारियों को होता है। और इसमें सबसे बड़ा मुख्य सचिव का होता है। किसी भी राज्य के मुख्य सचिव की जिम्मेदारी पूरे राज्य की होती है कि वो किस प्रकार किसी भी योजना को, किसी भी कार्य को धरातल पर उतार सकता है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब संबोधन मुख्य सचिवों के 2 दिवसीय सम्मेलन में शुरू होगा तो इसी पर फोकस होगा कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच में तालमेल कैसे बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री इस अपने संबोधन में अधिकारियों को बताएंगे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के तालमेल होने से प्रदेश का राजस्व बढ़ेगा, उसका फायदा केंद्र सरकार को भी मिलेगा। केंद्र की योजनाओं का लाभ प्रदेश में उतारने से प्रदेश की जनता को लाभ मिलेगा। प्रदेश का विकास होगा तो देश का विकास होगा। और राजस्व सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर अधिकारी ज्यादा सक्रिय नहीं रहते हैं, उस पर भी फोकस करना होगा। प्रधानमंत्री के तरफ से एक बेहद देश और प्रदेश दोनों को आगे ले जाने के लिए किस तरह से अधिकारी उसको आगे ले जा सकते हैं, किस प्रकार अधिकारी उसमें अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं और उसके साथ अपने से निचले स्तर के अधिकारियों से कैसे काम करा सकते हैं और किन योजनाओं को आगे बढ़ाकर देश को आगे ले जाया जा सकता है। इस पर प्रधानमंत्री का आज पूरा भाषण फोकस करने वाला रह सकता है। बिल्कुल अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां
2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्र राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। साझेदारी को बढ़ावा देने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम होगा। तो मुख्य सचिवों का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन आज है और इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश की बात में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां भारत दौरे पर श्रीलंका के राष्ट्रपति। आपको बता दें, भारत आएंगे श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानाइके। 3 दिवसीय यात्रा पर भारत आएंगे श्रीलंका के राष्ट्रपति। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानाइके आज आएंगे भारत। 3 दिवसीय यात्रा के दौरान पीएम मोदी से मुलाकात। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से अखिलेश जी बने हुए हैं। अखिलेश जी, भारत के दौरे पर हैं ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति, उनके दौरे से जुड़ी क्या कुछ जानकारी दर्शकों को बताएं। श्रीलंका के राष्ट्रपति, माफ कीजिएगा, श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानाइके आज भारत की दो दिवसीय यात्रा पर पहुंच रहे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानाइके जब भारत पहुंचेंगे तो यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होनी है। उसके साथ ही साथ श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल भी आ रहा है। वो प्रतिनिधिमंडल भारत सरकार के अधिकारियों के प्रतिनिधि के साथ एक वार्ता होगी। दोनों देशों के बीच व्यावसायिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और भारत और श्रीलंका से जुड़ी हुई सीमाओं पर, खासकर समुद्री सीमा पर आए दिन मछुआरों को लेकर घटनाएं होती हैं कि भारत की सीमा के मछुआरे कई बार दिशा भटकने से श्रीलंका की ओर चले जाते हैं, जहां उनको गिरफ्तारी करके जेल डाला जाता है। आपसी सामंजस्य के बीच, दोनों सरकारों के तालमेल के बीच अक्सर उनको जेल से छोड़ा जाता है और छुटाया जाता है, मछुआरों को घर तक पहुंचाया जाता है। इसके साथ ही साथ भारत लगातार श्रीलंका को आर्थिक मदद पहुंचाता रहा है, खाने पीने की सामग्री पहुंचाता रहा है। जब तक श्रीलंका पर संकट आता है, भारत एक मददगार राष्ट्र के तौर पर पड़ोसी देश होने के नाते सबसे पहले खड़ा नजर आता है। इन तमाम मुद्दों को लेकर श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानाइके और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच वार्ता होगी। वार्ता में कई अहम समझौतों पर साइन हो सकते हैं और दोनों देश एक दूसरे के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे की सकारात्मक भूमिका में आगे बढ़ने की दिशा में काम करने के लिए भी चर्चा करेंगे। तो भारत और श्रीलंका के बीच में आज जो से शुरुआत श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानाइके के 2 दिवसीय दौरे की हो रही है, इसे एक मील का पत्थर के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पहली अपनी विदेश यात्रा में उन्होंने भारत को चुना है, चुनने के बाद जो पहली यात्रा पर भारत आ रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति से मुलाकात करके भारत और श्रीलंका के बीच जो पारस्परिक संबंध है, राजनीतिक संबंध है, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध है, उन हवा देने के लिए कई अहम चर्चाओं के दौर को आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, पदभार ग्रहण करने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा है। अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां भारत आएंगे श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानाइके। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 दिवसीय यात्रा पर भारत आएंगे श्रीलंका के राष्ट्रपति। आपको बता दें, पदभार ग्रहण करने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा है। देश की बात में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं मैनपुरी की। मैनपुरी से खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा होगा सांस्कृतिक आयोजन कुंभ। आपको बता दें, 50 देशों के राष्ट्राध्यक्षों
दूतावास को आमंत्रित किया गया है। कुंभ मेले में 50 करोड़ लोग कुंभ में करेंगे स्नान, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मैनपुरी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा होगा सांस्कृतिक आयोजन कुंभ। 50 देशों के राष्ट्राध्यक्षों, दूतावास को आमंत्रित किया गया है। कुंभ मेले में 50 करोड़ लोग कुंभ में स्नान करेंगे। मैनपुरी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो एक विश्व का कीर्तिमान साबित होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भव्य दिव्य नव कुंभ होगा आयोजन। मैनपुरी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का महाकुंभ 2025 को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा होगा सांस्कृतिक आयोजन। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां भाजपा विधानमंडल दल की आज बैठक होने वाली है। आपको बता दें, भाजपा व सहयोगी दलों के विधायक इस बैठक में शामिल होंगे। होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति बनाते नजर आएंगे। आपको बता दें, बैठक में सभी जिम्मेदारों की मौजूदगी रहेगी। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां भाजपा विधानमंडल दल की आज बैठक होने वाली है। भाजपा व सहयोगी दलों के विधायक इस बैठक में शामिल होंगे। होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर इस बैठक में रणनीति बनाते नजर आएंगे। बैठक में सभी जिम्मेदारों की मौजूदगी रहेगी। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां भाजपा विधानमंडल दल की आज बैठक होने वाली है।
विधानसभा सत्र को लेकर इस बैठक में रणनीति बनाते नजर आएंगे। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां भाजपा विधानमंडल दल की आज बैठक होने वाली है। इसमें भाजपा व सहयोगी दलों के विधायक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनिकेत तिवारी जुड़ गए हैं। अनिकेत, बीजेपी विधानमंडल की दल की आज बैठक होने वाली है, इस बैठक से जुड़ी और क्या कुछ जानकारी दर्शकों को बताएं। अनिकेत, देखिए तभी अगर बात की जाए विधानसभा सत्र की, तो कल से सत्र की शुरुआत हो रही है और बताया जा रहा है कि ये जो सत्र 4 दिवसीय सत्र होगा, यानी कि 16 तारीख से लेकर 20 दिसंबर तक तंडी उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र संचालित होगा। और अगर बात करें तो निश्चित तौर पर इस विधानसभा सत्र के दौरान अगर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष लगातार हंगामा करने का अब पूरा मन बना चुका है। हालांकि तमाम ऐसे मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास विपक्ष करता हुआ नजर आएगा। और कांग्रेस ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि बड़ी संख्या में जो तमाम जो कांग्रेसी है वो कल विधानसभा की तरफ कूच करेंगे। और इसके साथ ही अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तंगी, तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी भी बड़ा प्रदर्शन और बड़ा विरोध इस सत्र के दौरान दर्ज करती हुई नजर आएगी। और इन्हीं सब विरोधों को कहीं न कहीं अशांत करने के लिए और तमाम जो विपक्ष के जो सवाल हैं उनको उनके सारे सवालों के जवाब देने के लिए जो बैठक है वो आज बुलाई आहूत की गई है। और इस बैठक में तमाम जो सहयोगी दल है बीजेपी के वो भी शामिल होंगे तंगी। और पूरी तरह से जो रूपरेखा है विधानसभा सत्र की वो तैयार की जाएगी कि जितने भी विपक्ष के सवाल है उन सारे सवालों के जवाब देने के लिए पूरी तरह से सत्ता पक्ष तैयार हो। और तमाम जो सहयोगी दल है सत्ता पक्ष के साथ में वो भी अपने सारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हो। तो तमाम जो रूपरेखा है 4 दिवसीय सत्र की वो आज की बैठक में कहने की रणनीति तय की जाएगी। तंगी, ठीक है निकेत, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां बीजेपी विधानमंडल दल की आज बैठक होने वाली है, जिसमें भाजपा व सहयोगी दलों के विधायक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। इस बैठक में सभी जिम्मेदारों की मौजूदगी रहेगी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भाजपा विधानमंडल दल की आज बैठक होने वाली है। इस बैठक में आने वाले विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति बनाते भाजपा व सहयोगी दल के विधायक नजर आएंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश की बात में आगे बढ़ते हैं। राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां 9 चिकित्सा अधिकारियों के तबादले हुए हैं।
ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 9 चिकित्सा अधिकारियों के तबादले हुए। 5 सीएमओ समेत 9 स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के तबादले किए गए हैं। आपको बता दें, डॉक्टर सुनील तेवतिया सीएमओ मुजफ्फरनगर बने हैं और इसी के साथ डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सीएमओ औरैया बनाए गए हैं। आपको बता दें, डॉक्टर अशोक कुमार सीएमओ श्रावस्ती बनाए गए। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 9 चिकित्सा अधिकारियों के तबादले किए गए और एक एक करके नाम भी हम आपको बता रहे हैं। जहां डॉक्टर अरुण कुमार सीएमओ प्रयागराज बनाए गए और इसी के साथ डॉक्टर हरिदत्त नेमी को सीएमओ कानपुर बनाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 9 चिकित्सा अधिकारियों के तबादले हुए। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 सीएमओ समेत 9 स्वास्थ्य अफसर के तबादले किए गए हैं। डॉक्टर हरिदत्त नेमी को सीएमओ कानपुर बनाया गया। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी के साथ डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सीएमओ औरैया बनाए गए। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डॉक्टर अशोक कुमार सीएमओ श्रावस्ती बनाए गए और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप जी जुड़े हैं। संदीप जी, उत्तर प्रदेश में 9 चिकित्सा अधिकारियों के तबादले किए गए। सबसे पहले तो क्या बड़ी वजह थी जिसको लेकर ये तबादले किए गए? संदीप जी। देखिए, अभी हाल ही में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो लगातार जो है निरीक्षण कर रहे थे। जिनकी उनकी शिकायतें मिल रही थी, लगातार उन पर कार्रवाई कर रहे थे। श्रावस्ती की बात कर लें या हम बहराइच की बात कर लें या हम सुल्तानपुर की बात कर लें, तो श्रावस्ती के जो सीएमओ थे उनको सस्पेंड कर दिया गया था। अभी बहुत जल्दी की बात है, 2 दिनों की पहले की बात है। और सुल्तानपुर और बहराइच के सीएमओ को चेतावनी दी गई थी। इसके साथ ही साथ में कई ऐसे सीएमओ थे जिनकी शिकायतें मिल रही थी, जहां पर ये तबादले होने जरूरी थी, क्योंकि वो जमीन पर उतर कर सीएमओ काम करते हुए नजर नहीं आ रहे थे। इसीलिए देखा गया है कि 9 चिकित्सा अधिकारियों के तबादले जो है किए गए हैं, जिसमें 5 सीएमओ समेत जो है 9 स्वास्थ्य अफसर हैं मौजूद है। इसमें अगर हम बात करते हैं डॉक्टर सुनील तेवतिया की, जो सीएमओ मुजफ्फरनगर बने हैं, इनको बनाया गया है। और इससे तो इसके बाद हम बात करें तो सुरेंद्र कुमार हैं जो सीएमओ औरैया बनाए गए हैं। अशोक कुमार सिंह को श्रावस्ती बनाया गया है, जो कि कुछ दिन पहले वहां से सीएमओ को हटाया गया था। उसके बाद अरुण कुमार को सीएमओ प्रयागराज बनाया गया है, क्योंकि प्रयागराज में इस बार महाकुंभ हो रहा है और कुंभ को लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार भी पूरी तरीके से सचेत है और उसको लेकर के कहीं न कहीं नई तैनाती होनी जरूरी थी, क्योंकि कहीं न जब वहाँ के जो सीएमओ थे वो बेहतर कार्य करते हुए नजर नहीं आ रहे, इसीलिए उनको हटाया गया है। और इसके साथ कानपुर के सीएमओ है उनको हटाया गया है। तो ये तबादले कहीं न कहीं एक बार देखा जाए जनता के हित में ही होंगे, क्योंकि जिस तरीके से शिकायतें मिल रही थी, शिकायतों के आधार पर तबादले किए गए हैं। बिल्कुल संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में 9 चिकित्सा अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 5 सीएमओ समेत 9 स्वास्थ्य अफसर बदले गए। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां डॉक्टर सुनील तेवतिया सीएमओ मुजफ्फरनगर बने और इसी के साथ डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सीएमओ औरैया बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां डॉक्टर अशोक कुमार सीएमओ श्रावस्ती बने। डॉक्टर अरुण कुमार सीएमओ प्रयागराज बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां डॉक्टर दत्त नेमी सीएमओ कानपुर बने। तो उत्तर प्रदेश में 9 चिकित्सा अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। देश की बात में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं। रुक करते हैं खबरों का, बात कर रहे हैं लखनऊ की। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लौह पुरुष सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देंगे सीएम योगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे सीएम योगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हजरतगंज में स्थापित कार्यक्रम में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें, लौह पुरुष की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर
माल्यार्पण करते नजर आएंगे सीएम योगी और इसी के साथ हजरतगंज में स्थापित कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। लौह पुरुष की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां लौह पुरुष सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देंगे सीएम योगी। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, हजरतगंज में स्थापित कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। लौह पुरुष की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। बढ़ते हैं आगे खबरों में, बात कर रहे हैं सीतापुर की। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, सीतापुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। घर के बाहर सो रहे व्यक्ति की हत्या, सीतापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धारदार हथियार से हमला कर हत्या की गई। सिर पर चेहरे पर चोट पहुंचाकर की गई हत्या, सीतापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह परिजनों को हत्या की जानकारी हुई। हत्या की खबर सुनकर ग्रामीणों में मचा हड़कंप, सीतापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। सीतापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां घर के बाहर सो रहे व्यक्ति की हत्या। धारदार हथियार से हमला कर हत्या की गई। ये बड़ी खबर आपको सीतापुर से बता रहे हैं। हत्या की खबर सुनकर ग्रामीणों में मचा हड़कंप। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं लक्सर की। लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोहरे ने लगाया वाहनों की स्पीड पर ब्रेक। कम विजुअलिटी के चलते सड़कों पर रेंगते दिखाई दिए वाहन। चालक इंडिकेटर का सहारा लेकर पहुंच रहे अपने गंतव्य की ओर। ये बड़ी खबर आपको लक्सर से बता रहे हैं, जहां धुंध शीतलहर की वजह से लोगों ने अलाव का सहारा लिया। लक्सर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कोहरे ने लगाया वाहनों की स्पीड पर ब्रेक। कम विजुअलिटी के चलते सड़कों पर रेंगते नजर आए वाहन। चालक इंडिकेटर के सहारे पहुंच रहे अपने गंतव्य की ओर। लक्सर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां धुंध शीतलहर की वजह से लोगों ने लिया अलाव का सहारा। और अब खबर आपको बता रहे हैं ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ग्रेटर नोएडा में खौफनाक वारदात। घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव। युवक का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव। युवक का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। ग्रेटर नोएडा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां ग्रेटर नोएडा में खौफनाक वारदात। घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव। युवक का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। ये बड़ी खबर आपको ग्रेटर नोएडा से बता रहे हैं, जहां घर के अंदर मिला युवक का शव। रुक करते हैं अगली खबर का। समालखा शहर के नेशनल हाईवे स्थित केशव होटल में प्रेस क्लब समालखा के तत्वाधान में स्थानीय पत्रकारों की संरक्षक विनोद लाहौट की अध्यक्षता में पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को हल्का विधायक मनमोहन भड़ाला ने बैठक में शिरकत कर बधाई दी। विधायक के कार्यक्रम में पहुंचने से पहले बैठक में कई महत्वपूर्ण तत्वों पर क्लब सदस्यों के द्वारा बारीकियों से विचार विमर्श किया गया, जिसमें सरकार व आम जनता के मध्य एक मजबूत कड़ी के तहत पत्रकारों की स्वयं श्रम भूमिका के समक्ष अनेक चुनौतियों के बावजूद भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में निर्भीक, निष्पक्ष व अडिग रहने आदि विषय पर जोर दिया गया, जिसमें सभी ने एक स्वर में संगठन की मजबूती पर सहमति प्रदान की। कार्यक्रम में पहुंचने पर क्लब सदस्यों के द्वारा विधायक भड़ाना का फूल मालाओं से पुष्प गुच्छ देकर स्वागत भी किया गया।
कोई निजी स्वार्थ तो है नहीं मेरा। नहीं, एकमात्र मकसद ये है कि भाई जो यहाँ पे आप सब ने मुझ पर भरोसा किया है, जो समालखा की जनता ने भरोसा जताया है, उस पर खड़ा हूँ। और उसके लिए मुझे अकेले, मैं बता रहा हूँ, नहीं संभव हो पाएगा। मुझे आप जैसे सभी साथियों का सहयोग चाहिए, और खास करके मीडिया का, पत्रकार बंधुओं का तो बहुत ज़्यादा सहयोग होता है, क्योंकि आप दूध का दूध और पानी का पानी कर सकते। आप कोई लाग लगाव वाली बात नहीं कर सकते। आप सीधा बताओगे कि यार ये बात सही है, ये गलत है। देश की बात में आगे बढ़ते हैं। यमुनानगर के बूडिया क्षेत्र के फकीरियान मोहल्ला में एक खंडहर मकान का बीम गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 4 बच्चे मलबे के नीचे दब गए। इस घटना में एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल बच्चों को यमुनानगर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार तीनों बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं। एक बच्चे की दोनों टांगें टूट गईं, जबकि दूसरे बच्चे के सिर पर गंभीर चोट आई। तीसरे बच्चे को बाजू और टांग पर चोटें आई हैं। ऊपर से बीम गिर गया, 3 बच्चे घायल है, एक की डेथ हो गई। तो ये हादसा क्या कोई खंडर मकान था या जर्जरा मकान था? खंडर ही था जी। तो अभी बच्चों की कंडीशन कैसी है? 3 बच्चे सही हैं जी, थोड़े टांगों पे चोट है, थोड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। हाँ जी, थोड़ी है जी। एक बंदे की है जी ज्यादा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडौली की अध्यक्षता में ब्राह्मण समाज का एक प्रतिनिधि मंडल संत कबीर कुटीर पहुंचा। इस दौरान उन्होंने समाज की मजबूत राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का अभिनंदन किया। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मिलकर समाज के हितों की बात की और आगामी चुनावों में समाज को अहम स्थान देने की भी बात की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समाज के प्रतिनिधियों का धन्यवाद करते हुए उनके सुझावों पर गौर करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता व ब्राह्मण समाज के प्रमुख सदस्य भी मौजूद रहे, जिन्होंने प्रदेश के विकास में ब्राह्मण समाज की भूमिका को रेखांकित किया और समाज के लिए योजनाओं की मांग की। रुक करते हैं अगली खबर का। 2 बार के असफल प्रयासों के बाद एक बार फिर किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया। इसके बीच खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने आमरण अनशन पर बैठकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसानों और सुप्रीम कोर्ट के बीच बातचीत चल रही है और किसानों को सुप्रीम कोर्ट की बात माननी चाहिए। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे संविधान के तहत ही अपनी बातें रखें और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करें।
कांग्रेस के लोग संविधान की जिस कॉपी को लिए सारे देश में घूम रहे हैं वो लाल रंग का है। ये लाल इमरजेंसी के समय जो संविधान को छलनी किया गया उसके खून का रंग है। जो इमरजेंसी के समय संविधान की मूल आत्मा को बदला गया, इसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द डाले गए, जो कि बाबा साहब अंबेडकर ने जब बनाया था उन्होंने नहीं डाले थे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। किसानों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि जो वाटर कैनन से पानी की बौछार की है उसमें केमिकल मिला हुआ था, जिस पर डीएसपी रजत गुलिया ने सफाई देते हुए कहा कि किसानों का जत्था जैसे ही बैरिकेड के पास आया तो जिला प्रशासन के सीनियर अधिकारियों ने उनसे बातचीत कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों के द्वारा एक रस्सी में डालकर एक कुंडा जो आगे से तेज था जाली में डालकर उसको तोड़ने की कोशिश की, जिसके चलते प्रशासन द्वारा उन पर पानी की बौछार की गई। उन्होंने कहा कि वो पानी सादा था, उसमें कोई केमिकल नहीं था। सर, किसान नेता बंधेर का कहना है कि आज पुलिस द्वारा किसानों के ऊपर पानी की बौछारें वाटर कैनन द्वारा जो की गई हैं उसमें कहीं ना कहीं केमिकल यूज़ किया गया है। इसमें कितनी सच्चाई है कि पुलिस द्वारा जो वाटर कैनन द्वारा पानी की बौछारें किसानों पर की गई हैं उसमें क्या केमिकल डाल के की गई है? देखिए, जब किसानों का जत्था आगे हमारे नाके के पास आया तो जिला प्रशासन अम्बाला के सीनियर अधिकारियों ने उनसे बातचीत शुरू करी। इसी बातचीत के दौरान ही उन्होंने पीछे से रस्सी लाकर रस्सी में खूब डालकर, जो कि एक कुंदानुमा हुक था और आगे से पहना था, उसे जाली में डालकर जाली तोड़ने की कोशिश करी। तब उन पर पानी का बौछार करा गया था, जो कि सादा पानी था, इसमें कोई केमिकल मिक्स नहीं था। देश की बात में अब बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 15 दिसंबर को ग्वालियर प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वो जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे और महाराज श्रीमंत जीवाजी राव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ का ग्वालियर आगमन वायुसेना के विशेष विमान द्वारा करीब 10:55 पर एयरबेस विमानतल पर होगा। इसके बाद वे वायुसेना के विमानतल से सड़क मार्ग द्वारा प्रस्थान करेंगे और लगभग 11:25 पर महाराजा बाड़ा पहुंचकर जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के अनुसार उपराष्ट्रपति धनखड़ प्रातः 11:45 पर जीवाजी विश्वविद्यालय पहुंचकर महाराज जीवाजी राव सिंधिया की प्रतिमा के अनावरण समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इसके बाद वो दोपहर 1 बजे जयविलास पैलेस पहुंचेंगे, जिसके बाद दोपहर 2 बजे वो जयविलास पैलेस से वायुसेना के विमानतल के लिए रवाना होंगे और उसके बाद 2:30 पर वायुसेना के विशेष विमान से नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। ग्वालियर में उपराष्ट्रपति का यह दौरा राज्य की ऐतिहासिक धरोहर और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।